Hello students, welcome back. So here is the video of class 8 science and we will talk about the topic of chapter 2 microorganisms. So the first topic we will discuss about is food preservation. Okay, we will talk about the food preservation. Basically this chapter is about microorganisms. So you know that so many microorganisms are there which cause food spoilage. What do? They cause food spoilage. ओके बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस. ये क्या करते हैं, ये फूड में, हमारे फूड आइटम्स में ग्रो करके फूड को स्पॉइल कर देते हैं. ठीक है, फूड को ख़राब कर देते हैं. सो टू कीप द फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फूड को सही बनाए रखने के लिए, खाने को ज़्यादा समय तक बचा कर रखने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन में हम वो सारी टेक्निक्स एंड तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे हम खाने को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बचाकर सुरक्षित रख सकें, उसको सड़ने से बचा सकें. ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत सारे फूड प्रिजर्वेशन में हम बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं. उन कुछ मेथड्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट मेथड है सन ड्राइंग. ओके, द फर्स्ट मेथड इज़ सन ड्राइंग. ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है. इसमें हम क्या करते हैं, सन की धूप में, मतलब सूरज की धूप में हम क्या करते हैं, हम फूड को रख देते हैं. और इससे क्या होता है, धूप में रखने से जो खाने में मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है. और मॉइस्चर के ना होने से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड में ग्रो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस, इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए. तो अगर कोई फूड आइटम अगर हम उसको ड्राई कर दें, उसमें पानी नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली उसमें ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे कि हम ग्रेन्स को ड्राई कर देते हैं सन में. जैसे हम गेहूँ काट कर लाते हैं खेतों से, तो हम उससे पहले सुखाते हैं. उसको स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं. इससे क्या होता है, उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जो है वो ग्रेन जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से ऑफ सीज़न में यूज़ करने के लिए हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को भी ड्राई कर लेते हैं. जैसे सोया की पत्ती होती है, हम उसे ड्राई करके सुखा कर रख लेते हैं. तो ऑफ सीज़न, मतलब उसका सीज़न नहीं भी होता है, तो उन सूखी वेजिटेबल्स को हम ऑफ सीज़न में ऑफ सीज़न में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द केमिकल मेथड्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड की. एक केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वी यूज़ द केमिकल. नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं. और ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं, प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव. उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव. ओके, वी यूज़ द केमिकल्स इन केमिकल मेथड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड जैसे कि हम पिकल्स में, अचार में, जैम्स में जो है प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो नहीं करेंगे तो वो जो आपका फूड आइटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, स्पॉयल नहीं होगा. ठीक है, इसके अलावा हम सॉल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, नमक, एसिड भी यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. ठीक है, नमक, बहुत ज़्यादा नमक डालने से भी क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे. एसिडिक एनवायरनमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं. ऑयल भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. तो ये सारे केमिकल्स और सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं एज a preservative to stop and check and prevent the growth of microorganisms so that our food can be secure, okay, from the spoilage. एक एग्जाम्पल, जैसे कुछ केमिकल्स हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट. दीज आर द केमिकल्स दैट वी यूज़ टू प्रिजर्व आवर फूड मटेरियल. एंड इनको आप क्या बोल सकते हैं, इनको आप प्रिजर्वेटिव बोल सकते हैं. ओके, now we will talk about the preservation by common salt.
ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो हम खाने का नमक जिसे कहते हैं टेबल सॉल्ट, जो नमक हम यूज़ करते हैं वो नमक हम डाल सकते हैं कुछ सर्टेन फूड आइटम्स में, जिसके थ्रू क्या होता है कि नमक डालने से क्या होता है वो उस फूड आइटम से जो होता है वो मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, पानी बाहर निकल आता है और इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब पानी उस फूड आइटम से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो है वो वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर रिमूव होने से एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर से क्या होगा, इट विल हेल्प टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जैसे कि फ़िश में हम नमक लगा कर रख देते हैं तो फ़िश से जो भी मॉइस्चर है उसकी बॉडी में इट विल बी रिमूव्ड। मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। मीट के केस में भी हम ऐसा करते हैं, पिकल्स में भी हम बहुत सारा नमक डालते हैं, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड करने से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम से मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है, और मॉइस्चर रिलीज़ होने से क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, तो फूड आपका सिक्योर होता है फ्रॉम द स्पॉइलेज। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी से भी हम क्या करते हैं, सेम ऐसे ही फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि शुगर से भी क्या होता है मॉइस्चर रिड्यूस होता है, पानी फूड से ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस कंसनट्रेटेड मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते। जैसे हम जैम, जेली, स्क्वैश और में बहुत सारा शुगर डाल के जो है उनको हम प्रिजर्व करते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, तेल को भी हम क्या करते हैं किसी फूड आइटम में अगर हम ऑयल डाल दें तो ऑयल क्या होता है एक लेयर बना देता है। इट मेक द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द टॉप ऑफ फूड, प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग द फूड। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ में आपने ऑयल डाल दिया तो ऑयल आप जानते हैं इट इज़ लाइट इन वेट, सो इट फ्लोट्स ओवर द सरफेस। तो इससे क्या होगा, ऑयल जो होगा वो उस फूड आइटम में ऑक्सीजन की एंट्री को स्टॉप कर देगा। जब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाएगा तो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन प्रिजर्व आवर फूड। और इसी तरीके से हम विनेगर यानी कि इसको हम एसिटिक एसिड और लेमन लैंग्वेज में हम सिरका भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड या सिरका को हम ये एसिड होता है, इट इज़ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जनरली, तो हम विनेगर डालकर भी फूड को इफ़ेक्टिवली प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे हम अचार वगैरह में एसिड डालते हैं। Now we'll talk about the heat and cold treatment. Most of the organism can survive within a particular range of temperature. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर आप फूड को हीट करते हो या फ्रीज़ करते हो तो इससे क्या होगा कि उस हाई या लो, बहुत ही ज़्यादा हाई और लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड दे विल डाई, and we can secure our food item. Okay, जैसे हम क्या करते हैं इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड मिल्क, जो घरों में हम दूध रखते हैं उनको हम क्या करते हैं, वी बॉइल्ड इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे टू प्रोलॉन्ग इट सेल्फ लाइफ। उस फूड की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, ज़्यादा देर तक उसको सिक्योर करने के लिए हम उसको दिन में 2 से 3 बार उसको बॉयल करते हैं ना। तो बॉयलिंग से क्या होता है कि वो जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हाई हीट पर, हाई टेम्परेचर पर ग्रो नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमारा मिल्क जो है वो स्पॉयल नहीं होगा। एक पास्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं, एक मेथड है, बहुत ही फेमस मेथड है पास्चुराइजेशन फूड प्रिजर्वेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, हम मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर फॉर अबाउट 50 to 30 मिनट्स एंड इज़ देन क्विकली कूलिंग डाउन द मिल्क। पास्चुराइजेशन में हम पहले ही मिल्क को बॉयल करते हैं 15 to 30 मिनट्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। उसके बाद उसको क्विकली कूल डाउन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें सब मर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और जल्दी से कूल करने में से क्या होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर ऐड भी नहीं हो पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा मिल्क जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक सिक्योर रहता है। जो आपको पैक्ड मिल्क मिलता है वो पास्चुराइज्ड होता है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक सिक्योर रहता है और उसको हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
Now we will talk about the next topic of this chapter which is नाइट्रोजन साइकिल। अब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा रोल होता है, इसलिए ये चैप्टर में आपको ये टॉपिक दिया गया है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन साइकिल आपको डिस्क्राइब करता है कि हाउ नाइट्रोजन मूव्स बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल इन द ग्राउंड। नाइट्रोजन साइकिल एक तरीके का क्या है, फ्लो ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है और उनके बॉडी का कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है इट फ्लोज फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ये नाइट्रोजन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है, फिर जब वो मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, यानी कि एयर, सॉइल में चला जाता है। फिर जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो फिर वो क्या होता है कि ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से फिर से ये लिविंग बॉडी में जाता है ये नाइट्रोजन। तो इसकी साइकिल चलती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। वाई इज़ नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट टू लाइफ। जैसा कि मैंने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। तो क्यों ये नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के अंदर पाया जाता है और ये हमारे सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन और डीएनए, इन सब में का ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। प्रोटीन्स बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकती हैं, डीएनए बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकता, अमीनो एसिड बिना नाइट्रोजन के कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम जिनसे हमारी सेल्स मिलकर बनी हुई है, इन सारे में नाइट्रोजन है। तो बिना नाइट्रोजन के जब ये प्रोटीन्स, डीएनए नहीं बनेंगे तो हमारी सेल्स कैसे सर्वाइव करेगी। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू मेक क्लोरोफिल इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बनाने में भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। तो अब ये नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और नाइट्रोजन साइकिल में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को चेंज कर सकते हैं बिटवीन स्टेट, सो इट कैन बी यूज्ड। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन नाइट्रोजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द soil, different bacteria help it to change state so it can be absorbed by plants. Animals then get their nitrogen from the plant. देखिए क्या होता है कि जब नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल में एब्जॉर्ब होता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को ऐसे स्टेट में ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिनको प्लांट्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब प्लांट्स में नाइट्रोजन चली जाती है तो एनिमल्स क्या करते हैं, उन प्लांट्स को खाकर नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप नाइट्रोजन साइकिल देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस N2, ये एनवायरनमेंट में यानी कि हमारी एयर में नियर अबाउट 78% होती है ना, यू नो दैट नियर अबाउट 78% हमारे एयर में नाइट्रोजन होती है गैस के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में, लेकिन प्लांट्स इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो N2 को, नाइट्रोजन को किसी दूसरे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसको प्लांट्स यूज़ कर सकें। तो यूजेबल फॉर्म में एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कौन चेंज करता है, बैक्टीरिया चेंज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको चेंज कर देते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है, और अमोनियम में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए ये नाइट्रेट है NO3-, अमोनियम में NH4+, नाइट्राइट्स में NO2-। तो ये सारे जो नाइट्रोजन के फॉर्म है, अमोनियम, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो कंपाउंड फॉर्म है इनको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को अमोनियम, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्लांट्स उनको यूज़ कर लेते हैं।
लेते हैं और अपनी बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। फिर प्लांट्स को खाकर एनिमल्स और नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, सो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में वो हम क्विकली रिवाइज करेंगे। सो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है नाइट्रोजन साइकिल में उसको हम बोलेंगे फिक्सेशन। ठीक है, फिक्सेशन जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नाइट्रोजन इन द यूजेबल फॉर्म फॉर द प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को अमोनियम में चेंज कर देते हैं। नाइट्रोजन जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम यानी कि NH4+ में चेंज कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग होता है, सॉइल में पाया जाता है। और एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, ये लेग्यूमिनोस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, दी एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम, ये क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को अमोनियम में चेंज कर सकते हैं। Rhizobium forms nodule within the plant root and supplies ammonia to the plant in exchange for carbohydrate। ये जो राइजोबियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनोस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। लेग्यूमिनोस प्लांट जैसे कि आपकी दाल होती है, पल्सेस के जितने भी प्लांट्स होते हैं, सरसों, मस्टर्ड होता है, इन सारे प्लांट्स की रूट्स में ये पाया जाता है राइजोबियम। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, ये प्लांट की जड़ों में रहता है तो प्लांट्स इनको फूड देते हैं खाने के लिए और ये बदले में क्या करता है, उनको नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन में देखिए क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे इनकी रूट्स में जो बैक्टीरिया है they are converting the atmospheric nitrogen into ammonium। okay, now the second step is nitrification। इसमें क्या होता है कि जो अमोनियम जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन अमोनियम में बदला गया है वो अमोनियम अब नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा और ये भी कौन करेगा, बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो नाइट्रेट्स है इनको प्लांट्स क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, देखिए जो अमोनियम था NH4+, ये नाइट्राइट NO2- और फिर नाइट्रेट NO3- में चेंज हो जाएगा। इसके लिए क्या बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास नाम का बैक्टीरिया होता है, ये अमोनियम आयन को नाइट्राइट, और एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये अमोनिया है NH3, ऑब्वियसली NH3 होगा, ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया को NO2 में और फिर इस NO2 को NO3 नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जो सॉइल में पाया जाता है। दीज रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड हेंस सॉइल मस्ट बी वेल एरेटेड टू इंश्योर अ रिच सप्लाई ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए NO2 NO3 में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये जो नाइट्रिफिकेशन है इसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन के ये जो है वो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर जो होंगे वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में अमोनियम को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सॉइल में क्या हो, एयर हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो। अब ये जो नाइट्राइट्स यानी कि NO2- है और NO3- जो नाइट्रेट है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसको प्लांट्स बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसको फिर बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी में एसिमिलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एसिमिलेट का मतलब यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग एनी अदर यूज़फुल कंपाउंड। एसिमिलेशन का मतलब होता है प्लांट्स यूज़ द नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, यूज़ करना। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स एंड देन उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके वो अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, प्रोटीन, DNA ये सारा कुछ बना लेते हैं। नाउ अब क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मर जाता है, ठीक है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म विल डाई, तो उसकी बॉडी क्या होने लगती है, डीके होने लगती है ना। यू नो दैट कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसकी बॉडी डीके होने लगती है, सड़ने लगती है, स्पॉइल होने लगती है। ठीक है, व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, डीकम्पोजर्स
तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिनको हम डीकम्पोजर कहते हैं, जो क्या करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डीकम्पोज करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये जो फंजाई एंड बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये जो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन होता है प्रोटीन के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर, डीएनए के अंदर, उस नाइट्रोजन को तोड़कर बाहर निकाल देते हैं। किस फॉर्म में बाहर करते हैं? अमोनियम के फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि डीएनए हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, उसको वो ये फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके उसको अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं, NH4+ में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, तो अमोनिया में फिर से नाइट्रोजन आ जाता है। ओके, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन देखिए क्या है, प्लांट्स एनिमल्स मर गए तो जो सॉयल बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी प्रोटीन होगा इनके अंदर, उसको अमोनिफिकेशन के थ्रू क्या कर देंगे, अमोनियम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, now we'll talk about the next step in nitrogen cycle, it is denitrification. Denitrification में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन सॉइल में होती है, it gets put back out into the air. There are special bacteria that perform this task as well. Chlorophyll in plants which plants use and photosynthesis to make their food and energy. इसमें क्या होता है, देखिए जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन सॉइल में होती है उसको कुछ बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं जो उसको वापस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे स्यूडोमोनास एक तरीके का डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो देखिए ये नाइट्राइट्स था, ये नाइट्रेट्स था। अब इसकी मान लीजिए ज़रूरत नहीं है, इट इज़ इन द सॉइल, तो इसको सॉइल के बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको फिर से एनवायरमेंटल नाइट्रोजन में N2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सो इस तरीके से जो नाइट्रोजन होता है वो वापस से एयर में चला जाता है और नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।